Good evening, all of you. So, in today's class, we are going to start and complete the full chapter registration of documents. Now, this chapter registration of document, if you are doing CS executive old syllabus, it is there in old syllabus also in a paper known as ECL, Economic and Commercial Law. And if you are in executive new syllabus, obviously it is in your JIGL. Okay. Now, this chapter holds good for 4 to 5 marks. Okay, the weightage of this chapter will be of 4 to 5 marks. Now, a lot of students face tremendous difficulty while memorizing the chapter. ठीक है, तो अब मैं ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं थैंक्स टू द हैंड रिटन नोट्स. कुछ नहीं करना है, फुल्ली एग्जॉस्टिव नोट्स है, ये पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रेडी है. खाली आपको इसको अच्छे से चाट जाना है. ये देखिए, देखिए भाई, ये पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट जो है ये इसको अच्छे से चाट जाना है. लगभग 12 पेजेस का केवल ये हैंड रिटन नोट्स है और इतना जल्दी यहां से पढ़ाई होगा और आप लोग का भी यहां से इतना जल्दी मेमोरी में जाएगा ना कि कुछ बताया नहीं जा सकता. हैंड रिटन नोट्स का बात ही अलग रहता है. सो दिस एंटायर चैप्टर, एक पन्ना भी जो है इंस्टीट्यूट का कोई भी टॉपिक अपना छूटा हुआ नहीं है. सब कुछ जो है अपने कवर कर लेंगे ये 12 पन्ना का हैंड रिटन नोट्स में. रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट गवर्न बाय द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. चलिए आ जाइए, लेट अस स्टार्ट. आइए, हियर वी गो. द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. अच्छा, ये नोट्स बनाने में पूरा एक दिन का मेहनत लगा. फुल 1 डे आई हैव टेकन टू प्रिपेयर दीज नोट्स. ठीक है, अब ये एक दिन का मेहनत लग गया, बहुत बढ़िया हुआ, ये इन्वेस्टमेंट है. अब अपने चैप्टर जो है लगभग 2 घंटा के अंदर पूरा दिमाग में ये चैप्टर मैं आपके बैठा दूंगा. आपको क्या करना है, फोकस के साथ खाली सुनते चलना है. द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. सुना है ये नाम, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. मैं बताता हूं, घर में आपके चर्चा हुआ होगा इस एक्ट के बारे में. द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बोल करके नहीं, बट कैसे चर्चा हुआ होगा, जब आपके घर में आपके मॉम या डैड या किसी और ने बड़े ने प्रॉपर्टी खरीदा होगा और मम्मी बोली होगी अभी सबको बताने का दरकार नहीं है, पहले रजिस्ट्री हो जाने दो. अभी दोस्त लोग को भी मत दो, पहले रजिस्ट्री हो जाने दो, पहले रजिस्ट्री हो जाने दो. जी हाँ, रजिस्ट्री हो जाने दो, रजिस्ट्री हो जाने दो, बिकॉज ये है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का नियम. तो अगले बार जब ये बात हो ना तो बोल देना हाँ चिंता मत करिए, हमको भी पता है कि जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाता एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द डॉक्यूमेंट is not admissible as an evidence. So the document of transfer of immovable property is admissible as an evidence only when it is registered as per the registration act 1908. चलो ठीक है. अब इस एक्ट में हम लोग को क्या पढ़ने मिलने वाला है, पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं. रजिस्ट्रेशन मतलब होता क्या है, वो सारा डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता होगा. तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड इफ इट इज हैविंग एनी एक्सेप्शन, तो क्या एक्सेप्शंस है, एंड कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो, ऑप्शनल है. सो द डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड द डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर गेटिंग दिस डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड. कुछ टाइम लिमिट भी होगा, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनका तो टाइम लिमिट भी होगा. सो व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दोस डॉक्यूमेंट. कहां रजिस्ट्रेशन होता है, किस अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन होता है भाई, तो ये सब हम लोग को यहां पर पढ़ने मिलने वाला है. प्रोसीजर क्या होता है रजिस्ट्रेशन का और कंसीक्वेंसेस क्या होगा इफ वी आर नॉट रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल. व्हाट विल द कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी शुड हैव गॉट कंपल्सरीली रजिस्टर्ड. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. सबसे पहले सब बच्चों का एक ही क्वेश्चन रहता है, मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन की. सर आखिर रजिस्ट्रेशन होता क्या है. रजिस्ट्रेशन का मतलब बहुत सिंपल है. रजिस्ट्रेशन मींस जो भी हम लोग मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदा बेची किए हैं, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदा बेची जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुआ है वो जाकर के हम लोग एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के हम लोग नोटिंग करवा देते हैं. इसी को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि रिकॉर्डिंग व्हाट, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट
document by which an immovable property has been transferred. ठीक है, this content will be recorded by government officer obviously. सर इसका दरकार क्यों, हम लोग क्यों गवर्नमेंट ऑफिसर को बताने जाए? फ्रॉड को रोकने के लिए। आज मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रॉपर्टी आप लोग सब जानते हैं, ए बी सी डी सब जानते हैं। अब मान लो ये प्रॉपर्टी मैंने ए को बेच दिया और उसे कंसिडरेशन ले लिया। ए तो बोला हाँ बिल्कुल हमने आपको यहाँ पर देखा, ये आप ही का प्रॉपर्टी है मोहित सर, तो मैंने ए को ये प्रॉपर्टी बेच दिया, उसे कंसिडरेशन पूरा ले लिया। अब ये किस किस को पता है? मेरे को पता है और ए को पता है। फिर हम बी को बुलाएंगे, बी बोला हाँ हम आपको देखें आप यहीं रहते हैं, तो मैंने सेम प्रॉपर्टी बी को भी बेच दिया, इसमें ए को थोड़ी ना भनक लगेगा। या बी इज ऑल्सो अनअवेयर दैट आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रॉपर्टी टू ए एंड आई एम नॉट हैविंग द ओनरशिप, ए इज हैविंग द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो व्हाट buyers normally do, they cross check from the government officers, that is the registrar's office, कि जो प्रॉपर्टी मोहित सर बेच रहे हैं क्या उनके पास बेचने का हक है क्या? तो बायर्स लोग पहले क्रॉस चेक करता है, सर्च करवाता है प्रॉपर्टी का ओनरशिप। तो कहां से सर्च करवाएगा? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफिस से सर्च करवाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी मोहित सर का है कि नहीं है? रजिस्ट्रेशन के बदौलत। तो जब मोहित सर ने ए को प्रॉपर्टी बेचा होगा तो ए इतना बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है, ए पक्का बोलेगा चलो रजिस्ट्री करवाते हैं। तो रजिस्ट्री जब हुआ होगा तो जाहिर सा बात है रजिस्ट्रार के पास सारा का सारा रिकॉर्डिंग हमने करवा दिया होगा ट्रांजैक्शन का। सो हु इज द ओनर इन द बुक्स ऑफ द रजिस्ट्रार? आंसर इज not Mohit sir anymore but Mr. A. Now if I try to sell the same property to Mr. B, B will obviously going to search, B will obviously do his due diligence and do the searching and will cross check from the government office, and the records will say that Mohit sir is no more the owner, rather A is the owner. So B will deny the transaction. Okay, तो B बच जाएगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन का महत्व है। क्लियर है सर, समझ में आ गया? तो कोई भी चैप्टर पढ़ते हो यार उसको प्रैक्टिकली समझो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट के मैट में ये जो चैप्टर है इसका बहुत सारा पोर्शन जो है ना वो गलत भी है। मैं पढ़ाते पढ़ाते दिखाऊंगा, पूरा दुनिया वही पढ़ लेता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते नोट्स में भी दिखाऊंगा और कानून खोल करके दिखाऊंगा द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इंस्टीट्यूट के मैट में क्या है ना, जो चीज सबसेक्शन होना चाहिए वो उन्होंने सबसेक्शन नहीं देकर के क्लॉज डाल दिया, समझे? मतलब गलत सेक्शन सबसेक्शन कोट किया गया इंस्टीट्यूट की किताब में, वो मैंने यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया, चिंता मत करो। सो मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स जो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन मीन्स रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विद अ रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्विंग द कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो मेरे और एक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार लोग प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्विंग द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अब इसको लर्न बाय हार्ट करके मम्मी को नहीं सुनाना है, मतलब समझ गए, बस काफी है। रजिस्ट्रेशन मींस व्हाट? रजिस्ट्रेशन मींस रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, recording the contents of a document and preserving the original copy. अच्छा, recording the contents of the document with whom? With the registering officer and preserving the copy of the original document. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि registration of document दो भाग में divided है। There are some documents whose registration is compulsory as per section 17 and there are some documents whose registration is optional. आपको करवाना है करवाओ registration, नहीं करवाना मत करो, section 18. Documents whose registration is कंपल्सरी सेक्शन 17 है, कंपल्सरी वाला रजिस्ट्रेशन, एंड ऑप्शनल वाला रजिस्ट्रेशन सेक्शन 18। सबसे पहले हम कंपल्सरी वाला आपको पढ़ा दे रहे हैं, फटाफट ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये पूरा कंपल्सरी वाला है यहाँ तक, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, अभी बस 10 मिनट के अंदर आपके भेजे में होगा। सो दोज डॉक्यूमेंट्स whose registration is compulsory, सुनना ध्यान से, डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मैं अगर से फॉर एग्जांपल किसी को गिफ्ट कर रहा हूं, मैंने अपनी सिस्टर को मान लो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, याद रखना मूवेबल प्रॉपर्टी जो ना, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, कंपल्सरी किसका रहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। अच्छा, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने गिफ्ट किया, सो एनी इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट of an immovable property, registration is compulsory. Second, non-testamentary instruments,
सर ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, पहले ये बताओ सर। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अदर देन विल्स। अरे वसीयत 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 हो गया, विल यानी टेस्टामेंट्री। तो नॉन टेस्टामेंट्री क्या हो गया, अदर देन द विल्स, अदर देन द वसीयत, गैर वसीयतनामा। इसका हिंदी मीनिंग है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स मींस गैर वसीयतनामा। विल मतलब क्या होता है, वसीयत, सुना होगा ना हिंदी पिक्चर में डायलॉग, वसीयत लिख दिए हैं तो वो विल है। नॉन टेस्टामेंट्री मतलब गैर वसीयतनामा, अदर देन विल्स। क्लियर है सर। तो अदर देन विल यार, वसीयत नहीं। मान लो मैंने तुमको इमोल प्रॉपर्टी बेचा, तो सर वो तो आप ऑलरेडी कवर कर चुका है, वो गिफ्ट बताया था, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। दूसरा हम बता रहे हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच मींस अदर देन विल्स। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, non-testamentary instruments relating to immovable property by which we either create, transfer, assign, limit or extinguish, create, transfer, assign, limit or extinguish any right or interest relating to immovable property, any right or interest in the immovable property, the value of which exceeds or equals 100। सर हिंदी बोलिए ना, पहले इंग्लिश में समझो प्रोविजन, क्योंकि एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखना है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट which means other than wills, through which any right or interest is created, transferred, assigned, limited or extinguished in an immovable property, the value of which is 100 or more। सर अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया, ये मतलब 100 रुपए का लिमिट रखना ही नहीं चाहिए था, एक्चुअल में 1908 वाला है ना रे बाबा, तो ये 100 रुपया मतलब समझ लो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा नहीं जो 100 से कम हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेचेंगे या खरीदेंगे तो समझ लो वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिससे अपना राइट या इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इन दैट केस उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। सर अगर 100 रुपया से नीचे हुआ तो होता तो नहीं है ना, नहीं, अगर सर 100 रुपया से नीचे हुआ तो वो ऑप्शनल वाले कैटेगरी में चला जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 100 रुपया का है ही नहीं, ठीक है, 100 रुपये से कम का है ही नहीं। तो इन देखा जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब भी ट्रांजैक्शन होगा समझ लो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो कंसिडरेशन मिलेगा, जो इसी से रिलेटेड, अरे किससे रिलेटेड, अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर से रिलेटेड रे बाबा। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन रहेगा उसका एक्नॉलेजमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आज मान लो मेरे को कंसिडरेशन मिला 5 करोड़, तो उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट बना और मैंने एक्नॉलेज किया कंसिडरेशन, ठीक है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रहेगा। क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है। चौथा जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पहले 3 तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। टारगेट क्या करना है, साथ साथ वीडियो देख देख करके दिमाग में बैठते जाना है, क्योंकि हम लोग का तो तरीका पता ही है, यूएलआर टेक्निक फॉलो करते हैं, यू फॉर अंडरस्टैंड, पहले चीजों को समझाते हैं फिर याद भी करवा देते हैं, लर्न फिर रिवीजन भी हो जाता है, तो अंडरस्टैंड लर्न रिवीजन। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एज पर सेक्शन 17। बताओ क्या क्या, पहला वाला क्या था बताओ, गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा वाला था नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट व्हिच मींस अदर देन विल्स, which creates, assigns, transfer, limits, extinguish any right or interest, whether present right or future right, whether vested right or contingent, ठीक है, वो सब नोट्स में लिखा हुआ है, चिंता मत करो। मोटा मोटा शब्द क्या था, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट which creates, transfer, assigns, limits, extinguish any right or interest in the immovable property, the value of which is 100 or more, consideration related to it, ठीक है, consideration related to it which is acknowledged by an instrument। okay, next, यहां तक क्लियर है दिमाग में, ओके। नेक्स्ट, मान लो से फॉर एग्जांपल कोर्ट ने एक डिक्री और ऑर्डर पास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दिया, कोर्ट का डिक्री या फिर ऑर्डर आया, आपको पता ना जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, सो कोर्ट का डिक्री या फिर ऑर्डर आया which gives me the right of a particular immovable property, कोर्ट का डिक्री और ऑर्डर हैज गिवन मी अ राइट और अ पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो राइट क्या मैं कर रहा हूं पता है, ठीक है, वो राइट मैं किसी को बेच रहा हूं, ठीक है, कोर्ट का जो डिक्री और ऑर्डर था, by virtue of the court's decree or order, I have got a right over an immovable property. Now that right I am transferring or assigning to someone else, the value of which is again 100 or more,
तो भी उसका फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी रहेगा। क्लियर है सर हम लोग को? क्लियर है? ठीक है, यहां तक दिमाग में? कितना ठो मैंने आपको बता दिया? मैंने आपको अभी तक 4 ठो बता दिया। ठीक है, 5 वाला बड़ा सिंपल है, लीज। अरे लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, सो लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच एक्सीड्स 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का अगर क्या है लीज है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 5 हो गया। छठवा लास्ट है, चिंता मत करो, कंपलसरी वाला। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 53A जो है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये हम लोग ईबीसीएल में भी पढ़े हैं। ईबीसीएल में तो गोदी में बिठा करके पढ़ाया गया ये वाला, और आप टैक्स में भी पढ़े होंगे, क्योंकि टैक्स में भी जब हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा तो डीम्ड ओनरशिप में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। तो जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी रहेगा। जिन लोग टैक्स में भी नहीं पढ़ा, जिन लोग ईबीसीएल में भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप खाली इतना दिमाग में रखना कि ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कौन सा डॉक्यूमेंट? रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसमें क्या होता है, शॉर्ट में सुन लो। बायर जो है ना, बायर ऑलरेडी पोजेशन ले लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बायर कब्जा कर लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कंसिडरेशन है उसका सब्सटैंशियल पार्ट वो दे चुका है, और रिमेनिंग जो कंसिडरेशन का पार्ट है बायर इज विलिंग टू पे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ऐसा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है कंपलसरी। बायर कब्जा कर लिया होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, और सेक्शन 53 ये बोलता है बायर के पास पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सब्सटैंशियल कंसिडरेशन का पार्ट वो पे कर चुका है, रिमेनिंग कंसिडरेशन वो डिनाई नहीं कर रहा है, वो पे कर देगा बोल रहा है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फटाफट मेरे को बता दो 6 डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट यानी अदर देन विल रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 और मोर, consideration related to it, acknowledgement of the consideration related to it, lease exceeding 1 year, lease exceeding 1 year, कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास किया था जिसके कारण मेरे पास राइट आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अब वो मैं किसी को असाइन कर रहा हूं या ट्रांसफर कर रहा हूं। एंड लास्ट वाला सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। ठीक है, चलो बाबू, सबसे पहला मैंने क्या बोला था कंपलसरी में, फटाफट बताओ, फटाफट एकदम। सबसे पहला क्या बोला था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा क्वेश्चन है, मान लो डोनर, डोनर क्या किया, गिफ्ट डीड बना दिया और अपना हाउस प्रॉपर्टी डोनी के नाम कर दिया। मान लो डोनर से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या किया, मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और गिफ्ट डीड भी बना दिया और मिस्टर बी को हैंड ओवर कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन मिस्टर ए मर गया मान लो, अब बताओ, रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया? मिस्टर ए हैज गिफ्टेड his immobile property to Mr. B. The documents have been signed by both donor and donee. But before registration of such document, Mr. A dies. अब बताओ क्या होगा? क्या अब रजिस्ट्रेशन हो सकेगा? बोलो, क्या अब रजिस्ट्रेशन हो सकेगा मेरे बच्चों? क्या बोल रहे हो? बोलो। बिल्कुल हो सकेगा, बिल्कुल हो सकेगा। यहां पर कोर्ट बोला कि डोनर गिफ्ट डीड साइन करने के बाद अगर मर भी जाता है, रजिस्ट्रेशन के पहले अगर डोनर मर भी जाता है, बट क्योंकि डोनर और डोनी ने गिफ्ट डीड साइन कर दिया है, उसके बाद अगर डोनर मर भी जाता है तो डोनी कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द सब रजिस्ट्रार आएगा आगे जाकर के, द रजिस्टरिंग ऑफिसर कैन नॉट डिनाई द रजिस्ट्रेशन मेयरली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द डोनर। ठीक है, तो अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसका केस लॉ का नाम है कल्याण सुंदरम वर्सेस कटप्पा। सुने थे ना, या करुप्पा, करप्पा, कटप्पा नहीं बोल रहे, करप्पा। ओके, सो हेल्ड बाई, ये देखो अब पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ ध्यान लगाओ। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का बात हो रहा है, सेक्शन नंबर 17 वाला देखते चलो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी held by the Privy Council in case of Kalyana Sundaram versus Krappa.
ठीक है, कल्याणम सुंदरम वर्सेस करप्पा। सर ये प्रीवी काउंसिल कौन है सर? नॉर्मली तो हम लोग हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुनेंगे, प्रीवी काउंसिल क्या है? ये अंग्रेजों के जमाने का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आया ना 1950, तो उसने सारे कोर्ट्स का अपील वगैरह सुनने के लिए क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट। बट वो तो 1950 में आया, तो उसके पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करता था। ठीक है, 17th सेंचुरी में ये प्रीवी काउंसिल बना था और ये 1950 तक चला, 1950 तक चला, और उसके बाद इसको कौन रिप्लेस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन जो जजमेंट्स है वो तो आज के दिन भी वैलिड है। तो हेल्ड बाय प्रीवी काउंसिल इन कल्याण सुंदरम वर्सेस करप्पा। सर दोनों नाम याद नहीं हो तो एक नाम याद हो तो भाई एक नाम याद कर लेना। ऐसे भी सीएस वाले बच्चों को इतना सारा केस लॉज दिमाग में रखना पड़ता है कि हो सकता है वो जंबल हो जाए, तो अगर आप एक नाम भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चलेगा। अब अकेले इसी चैप्टर में जो है कम से कम आपको 10-12 ठो नाम याद करना पड़ेगा ऐसा केस लॉज का। तो हेल्ड बाय प्रीवी काउंसिल इन कल्याण सुंदरम वर्सेस करप्पा, वही बोला गया कि अगर डोनर मर भी जा रहा है गिफ्ट देने के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले मर जाने दो, रजिस्ट्रेशन फिर भी हो जाएगा। इफ डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन द डॉक्यूमेंट कैन स्टिल बी रजिस्टर्ड आफ्टर हिज डेथ। अब ये सब तो याद नहीं करना, एक बार सुना हुआ रहेगा, हो जाएगा, खाली केस लॉ का नाम याद करना है। एंड इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफटाइम, इट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड इन हिज लाइफटाइम इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड आफ्टर हिज डेथ। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन, जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर, बोला जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय डोनर टू डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, डोनी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, द फॉर्मर हैज डन एवरीथिंग टू कंप्लीट द डोनेशन। डोनर का अब कोई काम ही नहीं है, डोनर का काम हो गया भाई, मर जाओ तुम। To complete the notation, he has done everything and make it effective. And if Dhoni presents it within the prescribed period, वो prescribed period आगे हम लोग सीखेंगे, 4 महीना होता है, within 4 months of the execution आपको जो है रेशा करवाना पड़ता है। So within prescribed period यानी 4 months के अंदर अगर आपने रेशार के पास प्रेजेंट कर दिया, रेशार मस्ट रजिस्टर इट। ठीक है, तो एग्जाम में अगर केस स्टडी आए कि डोनर ने गिफ्ट दिया और उसके बाद उसका डेथ हो गया, तो बताओ रजिस्ट्रेशन अब होगा कि नहीं होगा, करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है, और रजिस्ट्रार को भी करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है। पूरा ये सब लिख दीजिएगा ज्ञान, और केस का नाम लिख दीजिएगा कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा। ये हो गया पहला वाला अपना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरा वाला जो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैंने आपको सिखाया था, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया? वसीयत के अलावा, एंड ऑब्वियस सा बात है गिफ्ट्स के भी अलावा, क्योंकि गिफ्ट्स वाला केस तो अपने पहले कवर कर चुके हैं, और वसीयत ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल में आएगा। सो एनी अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स which purports or operates to create, purport मतलब होता है which look like creating, मतलब which gives an impression, purports मतलब which gives an impression, this document gives an impression that it is creating or transferring or assigning or limiting or extinguishing any right or interest. It's a proper document which gives an impression that yes, rights are being created. So purports मतलब which gives an impression or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether present or future। ठीक है, चाहे वो राइट और इंटरेस्ट अभी क्रिएट हो रहे या फ्यूचर में, राइट और इंटरेस्ट चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर, वेस्टेड हो या कंटिंजेंट, सेम चीज, चाहे कंटिंजेंट राइट भी क्यों ना हो। कितना रुपया का? 100 और मोर, किसमें? वैल्यू ऑफ रुपीज 100 और मोर इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मोर देन 100 मत लिखना, 100 भी, 100 या उससे ज्यादा के इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच एक्ट इज एनफोर्स। ऑब्वियस बात है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लंदन में है तो लंदन का इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी बेचा बाची क्या हम लोग का रजिस्ट्रार लोग रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं। अब क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, विल वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? फटाफट बताओ, विल का रजिस्ट्रेशन सर ऑप्शनल है। अदर देन विल हो गया नॉन टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री मतलब अदर देन विल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया उससे ज्यादा का है तो कंपलसरी है। तो जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो रजिस्ट्रार के पास जब हम लोग जाते हैं रिकॉर्ड वगैरह करवाने, रजिस्ट्री करवाने, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है। तो कई बार लोग पता है क्या करते हैं, रजिस्ट्री का चार्जेस बचाने के लिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए ऐसा डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि लगता है कि विल है जबकि है नहीं, वो विल है नहीं। मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी सिस्टर को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, फोकट में, फ्री में, गिफ्ट, तो गिफ्ट का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो फिर कंपलसरी है गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग जाएगा। क्या करे क्या करे,
वसीयत बना देते, लेकिन वसीयत विल तो ऑपरेट होता मरने के बाद, तो क्या मर जाए क्या? नहीं बाबा। तो लेकिन हम अपना वसीयत कुछ और तरीके से बनाएंगे, हम लिख देंगे ऊपर में विल बड़े बड़े अक्षरों में, ये मेरा विल है, वसीयत है, वसीयतनामा है, लेकिन ये स्पेशल वसीयत है, ये जीते जी ऑपरेट हो जाएगा। मैं इमोल प्रॉपर्टी अपनी बहन को ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन ये कल से ही ऑपरेटिव हो जाएगा, इमीडिएटली ऑपरेटिव कर दो इसको। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इमीडिएटली ऑपरेटिव है, वो मर के मतलब कोई भी हाल में टेस्टामेंट्री नहीं माना जाएगा। समझो समझो समझो, समझ गए सर? विल अगर दिखाएं तो क्या दिक्कत है? विल अगर दिखाएं तो सर, विल अगर दिखाएं तो बढ़िया है सर, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस बच जाएगा, लेकिन सर उसमें एक दिक्कत है, वो अभी ऑपरेटिव नहीं होगा, आपके मरने के बाद होगा सर, मर जाइए, ऐसा मत बोलो। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए काम करते हैं ना, हेडिंग दे देते हैं विल और लिख देते हैं हम अपनी बहन को ट्रांसफर कर रहे हैं इमोल प्रॉपर्टी, ये कल से ही ऑपरेटिव हो जाए। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इमीडिएटली ऑपरेटिव होगा वो नॉन टेस्टामेंट्री माना जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आप हेडिंग विल दे दिए हो लेकिन अंदर में विल जैसा कुछ किए नहीं हो, वसीयत जैसा कुछ किए नहीं हो, तो वो विल नहीं माना जाएगा। मेयरली यू आर गिविंग अ हेडिंग नोन एज विल, वसीयत हेडिंग दे दिए तो वो वसीयत नहीं बन जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी में आएगा। ये देखो केस का नाम याद कर लेना, उमरो उमराव उमराव सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे जो मन में ख्याल आ रहा है उसको हटा दो। उमराव सिंह, केस का नाम बताओ, उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, तो खाली उमराव सिंह याद करो चलेगा। Held in the case of Umrao Singh, document which is plainly intended to be operative instantly, immediately, तो नॉन टेस्टामेंट्री है, वो नॉन टेस्टामेंट्री माना जाएगा। क्या बोला उमराव सिंह के केस में? ऐसा डॉक्यूमेंट जो तुरंत ऑपरेटिव करना है, तो वसीयत तुरंत ऑपरेटिव थोड़ी ना होता है, ये तो तुरंत ऑपरेटिव करना है, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिरुगननपाल, बोलो मेरे साथ, तिरुगननपाल। तिरुगननपाल वर्सेस में क्या, पूनमा में क्या बोला गया? तिरुगननपाल वर्सेस पूनमा में वही बोला गया कि जस्ट merely you have given a particular document heading as will, it will not make it a will. Merely describing a document as a will does not make it a will. तो सर ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने के लिए, क्योंकि विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है। तो जो चीज विल नहीं भी होता है, अगर आप उसमें विल लिख देंगे, सोचेंगे रजिस्ट्रेशन चार्ज बच जाएगा, तो नहीं बचेगा। तिरुगननपाल वर्सेस पूनमा। तो दो केस स्टडी का नाम मेरे को यहां पर बता दो, दो केस लॉ का नाम बता दो। एक उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण। उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण में ये बोला गया एनी डॉक्यूमेंट विच इज इमीडिएटली ऑपरेटिव इज नॉन टेस्टामेंट्री। एंड दूसरा केस तिरुगननपाल वर्सेस पूनमा में विल हेडिंग दे दोगे तो वो विल नहीं रहेगा। ओके, फिर तीसरा वाला सेकंड वाला से रिलेटेड है। सेकंड वाला क्या था? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 100 और मोर। अब यहां पर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है कंसिडरेशन, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट और भाई कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ, वही सब चालू कर दो, क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, लिमिटेशन, जो ऊपर में पढ़े थे, कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ वही राइट, टाइटल, इंटरेस्ट। बस यहाँ इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये दो कंडीशन होना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन और रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन का यहाँ पर क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ 100 और मोर रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। So there must be a receipt of consideration and there must be an acknowledgement of such consideration which should be 100 or more. चौथा वाला क्या बताया था मैंने? लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, लीज एक्सीडिंग 1 ईयर। अच्छा, लीज एक्सीडिंग 1 ईयर तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कंपल्सरी। मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे साथ एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने तुम्हारे साथ एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो 1 साल से ज्यादा नहीं है, 1 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ तो ठीक है सर, नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल में आ जाएगा, कंपल्सरी में नहीं आएगा। कंपल्सरी में कब आता है? 1 साल से ज्यादा में। सुनो तो पूरा बात, मैंने तुम्हारे साथ जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो 1 साल से ज्यादा का नहीं है, लेकिन उसमें रिन्यूअल क्लॉज है कि दोनों का मर्जी रहा तो उसको रिन्यू करते रहेंगे बार बार। अच्छा, तब तो सर कंपल्सरी में रहेगा? नहीं, तभी भी कंपल्सरी में नहीं आएगा, भले रिन्यूअल है तभी भी कंपल्सरी में नहीं आएगा। ये देखो, लीज एक्सीडिंग 1 ईयर
requires compulsory registration. ठीक है. However, lease of 1 year with an option to the tenant to renew for further period of 1 year or any other period. Renewal clause अगर उसमें है, इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि ये 1 साल से ज्यादा का है. So even if the renewal clause is there, it does not mean that it is of more than 1 year, and so registration is not required. When is registration required? When lease is of more than 1 year. If lease is not more than 1 year, even if it is containing renewal clause, still it cannot be constituted to be more than 1 year, and so registration is not required. Okay. लेकिन यहां पर क्या है ना, कहानी में ट्विस्ट है. सेक्शन 107 बनाया हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भी कुछ बोलता है सेक्शन 107 में कि कब कब लीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. ओह, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कुछ बोल रहा है. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 107 ये बोल रहा है कि अगर ईयर टू ईयर लीज है, लीज अगर ईयर टू ईयर है, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर पूरा 1 साल का, या फिर ईयरली रेंटल पूरा फिक्स्ड है, तब इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. ये देखो सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. As per section 107 of Transfer of Property Act 1882, a lease of 1 year या फिर रिजर्विंग ईयरली रेंट रिजर्व्ड है, साल भर का पूरा रेंट रिजर्व्ड है, रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन. तो सर किसका सुने? यहां तो 1 साल वाला भी बोल दिया, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बोला था मोर देन 1 ईयर. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा, सारे प्रोविजंस को कंबाइन करना पड़ेगा. ये रहा अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. Following leases of immobile property are compulsorily registrable. ये 3 ठो लीज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल. एक तो जो 1 साल से ज्यादा का था, ठीक है सर, मोर देन 1 ईयर वाला, या फिर इफ इट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, या फिर इफ इट रिजर्व्स ईयरली रेंट. ठीक है, मतलब 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा, या ईयरली रेंट पूरा रिजर्व था, मतलब 1 साल या 1 साल से ज्यादा, या फिर ईयरली रेंट रिजर्व था. इसलिए आप देखेंगे लोग 1 साल का भी लीज नहीं करते, लोग 11-11 महीना का करते हैं, ये सबसे बचने के लिए, है ना. और 11 महीना में भले ही रिन्यूअल वाला पॉइंट्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चार्ट तो अभी तक बताओ ना फटाफट. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, हाँ सर दिमाग में आप तो घोल करके बैठा दिए सर. एक तो आपने बताया इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. और इसमें आपने सर ये भी बताया हम लोग को कल्याणम सुंदरम वर्सेस करप्पा, कि डोनर मर भी जाए गिफ्ट देने के बाद, मरो यार, डोनी को उसने गिफ्ट दे दिया है, तो मरने के बाद भी डोनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो रेशर मना नहीं कर सकता. ठीक है. दूसरा सर आपने बताया नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिससे राइट इंटरेस्ट, चाहे वो प्रेजेंट या फ्यूचर राइट हो, वेस्टेड या कंटिंजेंट राइट इंटरेस्ट हो, क्रिएट हो रहा है, लिमिट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, असाइन हो रहा है, वैल्यू ऑफ विच इज 100 और मोर, वैल्यू ऑफ विच इज रुपीज 100 और मोर. अब अगर एक डॉक्यूमेंट में आप खाली विल लिख देंगे तो इससे वो विल जरूरी नहीं है बन जाएगा. ठीक है. ये वाला केस हमने पढ़ा था पूनम, तिरुग नमन वर्सेस पूनम, ये रहा भाई, ये वाला केस हमने पढ़ा था तिरुग नेपाल वर्सेस पूनम. और एक चीज हमने यहां पर ही पढ़ा था उमराव, जान मत बोल देना उमराव सिंह वर्सेस लक्ष्मण में, कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज सपोज टू बी ऑपरेटिव इमीडिएटली, तो वो तो नॉन टेस्टामेंट्री ही माना जाएगा. ठीक है, वो नॉन टेस्टामेंट्री माना जाएगा, टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री इफ इट इज ऑपरेटिंग इमीडिएटली. फिर इसी से रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ 100 और मोर, लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, but if lease is not exceeding 1 year and if it is having renewal clause, then registration is not compulsory. ठीक है. फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 107 भी था, कंबाइन करके हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि लीज अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा का है, या फिर इट रिजर्व ईयरली रेंट, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. क्लियर.
फिर हम लोग आ रहे हैं क्लॉज ई में। आ जाइए क्लॉज ई। क्लॉज ई बेटा बड़ा सिंपल है, देख लो। अरे भाई कोर्ट का डिक्री और ऑर्डर जिससे मेरे को राइट इंटरेस्ट मिला, अब वो मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब यार वसीयत को छोड़ करके यार, तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट समझो ना या डॉक्यूमेंट समझो ना, जिससे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं डिक्री या फिर कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट का कोई अवार्ड जो मेरे लिए रिवॉर्ड था। मतलब अवार्ड मतलब समझ में आ रहा है ना रे बाबा, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया। डिक्री और कोर्ट्स ऑर्डर और एनी अवार्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट एज मेंशन्ड इन क्लॉज बी। वापस से देख लो, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बाय विच आई एम ट्रांसफरिंग, non-testament instrument by which I am transferring or assigning any decree or court's order. I am transferring or assigning what? Decree or court's order or award to create the interest. What kind of interest? वही वाला जो clause B में अपने सीखे थे, right or interest, ठीक है, in immovable property value of which is 100 or more. तो आप ऐसे लिख देना mentioned in clause B। और फिर छठवां वाला जो है ना, वो छठवां वाला सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1A में मेंशन है। तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 का पांचों क्लॉज, क्लॉज ए ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लॉज बी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 और मोर। क्लॉज सी कंसिडरेशन उसी से रिलेटेड। क्लॉज डी लीज ऑफ मोर देन 1 ईयर। क्लॉज ई non-testamentary instrument by which we are transferring or assigning the court's order or decree or award. Okay. अब लास्ट वाला क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A। इसमें क्या था, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो डॉक्यूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट containing the contract of transfer for consideration of any immovable property for purposes of section 53 of Transfer Property Act 1882। वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, आप लिखिएगा ना, अब लिखिएगा डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 53A of Transfer of Property Act 1882। फुल मार्क्स। डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 53A of Transfer of Property Act 1882। क्लियर है मेरे बच्चों? ये 6 जो मैंने आपको बताया, अरे भाई क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A, तो ये 6 ठो ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिन लोग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब देखिए किन लोग का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, किन लोग का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। देखो भाई, एक तो तुम बिना देखे बताओ, यहां से मत देखो, बिना देखे बताओ। कब से हम चीख करके चला रहे थे भाई इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सही जवाब विल। और एक तो बता दो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक हो गया विल और एक क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और चार जो है ना, जो आपने पढ़े ना 100 रुपया या उससे ज्यादा, तो लेस देन 100 बोल दो। मतलब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है 100 रुपया से कम, उसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंसिडरेशन रिलेटेड टू इट 100 रुपया से कम, कोर्ट का जो डिक्री ऑर्डर आया वो हम लोग ट्रांसफर असाइन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का 100 रुपया से कम। क्लियर? ये देखो ऑप्शनल वाला पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 18। पहले तुमको जो मैंने बताया विल एक तो पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक हो गया विल। मेरा एक क्वेश्चन है, अच्छा एक हो गया विल और एक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दो हो गया। मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक विल बनाया और अपना प्रॉपर्टी मैंने विल बना करके, और वो विल ही है, धोखा नहीं है, वो विल है, वसीयत है, मरने के बाद ही लागू होगा। तो मैंने विल बनाया और मैंने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी नाम किया किसी के, बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो विल है क्या उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंपलसरी के ऑप्शनल? अरे ऑप्शनल रहेगा, कंपलसरी क्यों सोच रहे हो? ऑप्शनल रहेगा। विल तो कोई भी चीज का हो, मूवेबल इमूवेबल, विल तो कोई भी चीज का हो, कोई भी प्रॉपर्टी का हो, उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है सर। तो सर अभी आप बोले ना मूवेबल प्रॉपर्टी, वो विल थोड़ी ना था यार, वो तो अदर देन विल था, अदर देन विल। मूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ भी ट्रांसफर होगा उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल।
उसके बाद मैंने 3-4 तो क्या बता दिया, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्टीट्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया से कम, उसका कंसिडरेशन 100 रुपया से कम, कोर्ट का डिक्री ऑर्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो मैं असाइन कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, 100 रुपया से कम। ये देखो इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट्स एक्सेट्रा मैंने लगा दिया है, मतलब समझ जाओ, क्रिएट्स, एक्सटिंग्विशेस, लिमिट्स, असाइंस एक्सेट्रा। राइट ऑफ वैल्यू कितना, लेस देन 100 इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, 100 रुपया से कम इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट वही 100 रुपया से कम, सर लिखा हुआ नहीं है, अब रिलेट सच राइट, सच राइट मतलब ऊपर वाला राइट, मतलब वो 100 रुपया से कम। लीज 1 साल से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, लीज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। कोर्ट का डिक्री ऑर्डर से जो राइट्स मिला था वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन 100 रुपया से कम का इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यार पूरा ऑपोजिट कर दो ना। और फिर क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर क्या था, विल्स, हो गया। और जो सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 कंपलसरी वाला में मेंशन नहीं है, वो तो अपने आप ऑप्शनल में आ ही रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। एक बार आंख बंद करके अपने मन ही मन सोचो, ऑप्शनल वाला सारा पॉइंट, विल मूवेबल प्रॉपर्टी, any other document not mentioned in section 17, will movable property, any other document not mentioned in section 17, और फिर सब 100 रुपया से कम वाला ठोक दो, और एक लीज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, हो गया। ये हो गया कंपलसरी एंड ऑप्शनल वाला बात, ओके। ये हो गया अपना पूरा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कंपलसरी एंड ऑप्शनल। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 के अंदर, बट मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, कंपलसरी और ऑप्शनल अपने मन में बैठा लेना है कि आपको क्या दिमाग में याद है क्या कंपलसरी और ऑप्शनल वाला। 2 मिनट मन में लीजिए और इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन बॉयज एंड गर्ल्स, इमेजिन। मन ही मन सोचिए, कंपलसरी और ऑप्शनल वाला आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं। सोचिए, आप सोचिए, मन ही मन सोचिए। देखिए, देखिए भाई कहाँ गलती है, देखिए इंस्टीट्यूट के मैट में सेक्शन 17 ये लिख रहा है, बहुत बढ़िया बात है। सेक्शन 17 हुज रजिस्ट्रेशन इज कम, पेन ले लेता हूँ, हाँ। सेक्शन 17 हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है बिल्कुल। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 क्लॉज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लॉज बी ऑन नॉन टेस्टामेंटरी वाला बात, क्लॉज सी उसका कंसिडरेशन वाला बात, क्लॉज डी लीज मोर देन 1 ईयर वाला बात, है ना। क्लॉज डी लीज मोर देन 1 ईयर वाला बात जो है, ये है, ये क्लॉज डी है। यहां इन्होंने क्लॉज डी दिया नहीं, और यहां दे दिया क्लॉज डी, जबकि ये क्लॉज ई है, तो ये डी नहीं होगा, ये ई है।
और ये वाला जो इन्होंने ई दे दिया, ये ई है ही नहीं कुछ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है। तो ये सब इतना भारी मिसप्रिंट्स है, ठीक है। और बाद बाकी लोग भी यही पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखो मैं आपको कानून खोल करके दिखाता हूँ फिर से एक बार। मेरे नोट्स तो आपने देख ली ना, वहां ठीक था। यहाँ इन्होंने गायब कर दिया डी, जो ई है उन्होंने डी दे दिया, और जो कुछ नहीं है ई दे दिया उसको। नहीं, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है। ये देखो, ये देखो सेक्शन 17, ये मैंने कानून खोल लिया। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन 1908, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए से लेकर के, देखो डी क्या है, लीज, और वही वाला 1 साल से ज्यादा वाला। ई जो कोर्ट का डिक्री ऑर्डर का बात हो रहा था, और जो छठवां नंबर है वो क्या है, सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 है, जो सेक्शन 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का बात करता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, हम लोग इसको गलती नहीं करेंगे, आपके बच्चे हैं। नाउ बैक टू द नोट्स। कंपल्सरी ऑप्शनल सब हो गया। अब देखो भाई, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जो सेक्शन 17 हमने अभी पढ़ा ना, सेक्शन 17 वाला क्या था, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कुछ। सेक्शन 17 का कुछ एक्सेप्शंस बनाया गया है, जो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं। जैसे कॉम्पोजिशन डीड, कॉम्पोजिशन डीड समझ में आता है ना, सेटलमेंट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर इन विच क्रेडिटर accepts a portion of the debt which was due from the debtor. So settlement between creditor and debtor, जिसमें creditor थोड़ा सा माफ कर दे रहा debtor को, वो होता है composition deed, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये सब का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं माना जाएगा। कॉम्पोजिशन डीड, ऐसे तो 12-13 ठो है, आप 6-7 तो नाम याद कर लो, आपको हो जाएगा। कॉम्पोजिशन डीड, शेयर्स, शेयर, एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जॉन स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी, चाहे वो कंपनी शेयर इशू कर रहा हो तो रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी नहीं है, या शेयर का लेवा बेची हो रहा हो तो कंपल्सरी नहीं है। आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट में हम लोग कितना सारा शेयर का खरीदा बेची रोज करते हैं, क्या सबका रजिस्ट्रेशन करवाते फिरेंगे? नहीं। वैसे डिवेंचर का इशू या डिवेंचर का ट्रांसफर, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। तो कॉम्पोजिशन डीड, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स, डिवेंचर इशू, डिवेंचर ट्रांसफर, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट कुछ ग्रांट कर रहा है इमोल प्रॉपर्टी का, तो गवर्नमेंट ही तो ग्रांट कर रहा है ना इमोल प्रॉपर्टी का, तो क्या जाकर के हम लोग रेशी करें, किसके पास रेशी करवा दे, गवर्नमेंट ऑफिसर। अरे तुम ही तो ग्रांट कर रहे हो, तो रिकॉर्ड से ऑलरेडी गवर्नमेंट मेंटेन कर ही ले रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन का दरकार नहीं है। क्या चीज का, ग्रांट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। तो कंपोजिशन डीड हो गया। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स, चाहे वो इशू हो या ट्रांसफर हो, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर्स, डिबेंचर इशू, डिबेंचर ट्रांसफर, ग्रांट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, कोर्ट का डिक्री ऑर्डर। सर हमने तो पढ़ा था, नहीं, कोर्ट का डिक्री ऑर्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा था हमने। जो राइट आया था कोर्ट का डिक्री ऑर्डर से, वो राइट हम लोग किसी को ट्रांसफर करते हैं वो पढ़ा था। तो कोर्ट का डिक्री ऑर्डर थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा समझा दे रहा हूं मैं, लेकिन आप 7-8 नाम याद कर लेना, हो जाएगा। अरे 6 तो हो ही गया होगा, बताओ क्या क्या। कंपोजिशन डीड, शेयर, डिबेंचर इशू, डिबेंचर ट्रांसफर, ग्रांट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट एंड कोर्ट का डिक्री ऑर्डर, 6 हो गया। एनी डॉक्यूमेंट व्हिच मेनली क्रिएट्स अ राइट टू ऑब्टेन द अदर डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट से राइट्स, इंटरेस्ट वगैरह क्रिएट हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके तहत वो डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल रहा है, डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट टू रिसीव दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, अर्लियर डॉक्यूमेंट, फॉर्मर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं रहेगा। मान लो से फॉर एग्जांपल मैं आपको इमोल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट मान लो से फॉर एग्जांपल कंसेंट चाहिए, परमिशन चाहिए मेरे भाई से, उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टीशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑफिसर्स लोग लैंड का पार्टीशन करते हैं जा करके, ठीक है, ताकि लैंड का डिमार्केशन किया जा सके, मार्किंग किया जा सके, डिमार्केशन किया जा सके। मान लो से फॉर एग्जांपल 10 विलेजर लोग बोल रहे हैं ये मेरा जमीन है, ठीक है भाई, तो डिमार्केशन किया जा रहा है। तो जब लैंड का डिमार्केशन हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वैसी लैंड के खिलाफ हम लोग को लैंड को कोलैटरल दे करके लोन ले रहे हैं, एग्रीकल्चरल लोन ले रहे हैं, तो ये सब में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं।
ठीक है। चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। हम लोग कुछ गिरवी रख रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। मान लो से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफिसर जो है विजय माल्या का जमीन को ऑक्शन किया। आई रिपीट, विजय माल्या का जमीन गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑफिसर्स ने ऑक्शन किया और आप जीत गए। आपने हाईएस्ट बोली लगाया, आप जीत गए। मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूं, गवर्नमेंट का बंदा हूं, विजय माल्या का प्रॉपर्टी ऑक्शन हुआ, आप जीत गए। तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा ना कि आप जीते हैं भाई, ये लीजिए आप सर्टिफिकेट ऑफ परचेज। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ सेल, मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ सेल दूंगा जो आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ परचेज रहेगा। ग्रांटेड टू बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन बाय सिविल रेवेन्यू ऑफिसर, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, बता दो मेरे को 7-8 आइटम बताओ जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बता देंगे सर, कॉम्पोजिशन डीड, शेयर, डिबेंचर इशू, डिबेंचर ट्रांसफर, डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, document by which we acquire the right to receive other document by which rights were transferred. Okay. Agricultural loan, collateral security, order under endowment charitable act. ठीक है, और जस्ट हो गया। और मैंने आपको मान लो एक सर्टिफिकेट ऑफ सेल दिया बाय पब्लिक ऑक्शन बाय अ गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफिसर टू द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। बस बस बस। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन का कोई समय सीमा तो होगा। 25 साल बाद थोड़ी ना डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाओगे, नहीं सर, 4 महीना में करवाना पड़ता है। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड विद इन 4 months इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, बट बाय पेइंग हायर फीस, हायर रजिस्ट्रेशन फीस, द टाइम लिमिट कैन बी 8 months, not extra 8 months, 8 months from the date of execution. So if you show some urgent necessity or reason beyond control, that is why you were unable to get the document registered within 4 months of the execution, then by paying higher fees you can get it registered within 8 months from the date of execution. So normally the time limit for registration is 4 months from the date of execution, but if there is an urgent necessity by paying higher fees, it is within 8 months from the date of execution. Now for those documents which were executed out of India, the documents which were executed out of India, property हिंदुस्तान का है, but the documents were executed out of India. कभी ना कभी वो डॉक्यूमेंट भारत में आएगा, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट भारत में है वहां से 4 महीना काउंट होगा। देखो टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया विदिन 4 months of its execution, but in case of urgent necessity the period instead of 4 months will be 8 months. Higher fees has to be paid. Okay, दिमाग में बैठ गया। If it is executed outside India, सर outside India क्यों? मान लो से फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट तुम लंदन में चले गए हो, तुम लंदन रहते हो, तो अब तुम किसी लंदन वाले व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन किए यहाँ का इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो जब भी वो कागजात यहाँ पर आएंगे, कभी ना कभी तो आओगे प्रॉपर्टी देखने के लिए, कभी ना कभी तो बाहर आएगा, तो वहां से वो 4 महीने काउंट होगा। आउटसाइड इंडिया है तो, आउटसाइड इंडिया है तो विदिन, ओके, within 4 months of its arrival in India, within 4 months of its arrival in India. Clear है sir? So document executed in India within 4 months of its execution, but if there is an urgent necessity by paying higher fees, it will be within 8 months from the date of execution. If it is executed outside India, within 4 months of its arrival in India. ये अब टाइम लिमिट क्या लगता है, खेला है क्या, मजाक है क्या? नहीं सर, मैंडेटरी है। तो इसका केस का नाम भी याद कर लेना कि भाई ये सब जो अब टाइम लिमिट्स है ये सब बिल्कुल मैंडेटरी है। केस का नाम है राम सिंह, राम सिंह याद कर लेना बस, वर्सेस जसमीर सिंह, तुम खाली राम सिंह याद कर लेना। द अबव टाइम लिमिट्स आर मैंडेटरी हेल्ड इन द केस ऑफ राम सिंह। लेकिन अगर कोर्ट से कागज मिलने में देरी हो गया, कोर्ट का अगर कुछ अड़ंगा आ गया और कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट जो मिलना था हमें वो नहीं मिला, तो जो कोर्ट के कारण डिले हुआ इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द टाइम लिमिट। सो इफ डिले इज ड्यू टू द एक्ट ऑफ, किसका बताओ तो, कोर्ट, then it has to be disregarded. Rajkumar का case. Time limits are mandatory है, held in the case of Ram Singh. But if it is delays because of the act of the court, then such delay will be disregarded. Rajkumar versus Tarappa. Unstamped document, Indian Stamp Act में हमने पढ़ा 1899 में कि स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन फिर भी करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन अलग है, स्टैम्प ड्यूटी अलग है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं भी दिया
इनसफिशिएंट दिया, कम दिया या नहीं दिया, इससे रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप अभी भी करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, पेनल्टी स्टैंप एक्ट में लगेगा। इवन इफ नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प, its presentation, you can still present the document for registration. Its presentation is still good. Okay, it can still be presented, but penalty under stamp act, can be limited. केस का नाम है महाली राम, ओके, वर्सेस उपेंद्र नाथ। सर केस का नाम याद करना कंपलसरी है क्या? हाँ कंपलसरी है। री रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास समय नहीं था, मैंने अपना स्टाफ को जो है ना डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भेज दिया, तो मेरा स्टाफ डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने गया लेकिन रिजेक्ट हो गया बिकॉज ही वॉज नॉट अ प्रॉपर पर्सन, ही वॉज नॉट एन ऑथोराइज्ड पर्सन, ही वॉज अनऑथोराइज्ड पर्सन, मैंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह कुछ नहीं दिया था, तो फिर री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन मतलब बाय अ पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सो री रजिस्ट्रेशन इज अलाउड if original presentation was not by authorized person। मक्खन एकदम सर समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन कब अलाउड रहता है? if the original presentation of documents were made by a person who was not authorized। several executants है। several executants मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं। मान लो से फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूं और मेरे पास एक बहुत बड़ा जमीन है, ठीक है, बहुत बड़ा जमीन है, तो मैं एक बिल्डर हूं, मेरे पास बहुत बड़ा जमीन है, मैं उसको प्लॉटिंग करके बेच रहा हूं। क्या करके? प्लॉटिंग करके। तो मैंने पहले ए को बेचा, जमीन एक ही है, उसका कुछ हिस्सा मैंने ए को बेचा, फिर बाद में बी को बेचा, फिर बाद में सी को बेचा, तो अलग अलग एग्जीक्यूटेंट्स आ जा रहे हैं ना, तो क्या बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। विद इन 4 months ऑफ एग्जीक्यूशन, ए को बेचा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव, वहां से 4 महीना, फिर 1 साल बाद बी को बेचा, तो जब बी को बेचा कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ एग्जीक्यूट, वहां से 4 महीना में मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्संस एट डिफरेंट टाइम्स may be presented for registration or re-registration within 4 months of execution। सिंपल था। अब देख लो फटाफट, हमने छोटा छोटा यहां से 3-4 टॉपिक पढ़ा, रिवीजन कर ले रहे। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? सर इफ इट इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया विद इन 4 months ऑफ रजिस्ट्रेशन, अर्जेंट नेसेसिटी तो 8 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, आउटसाइड इंडिया विद इन 4 months ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया। टाइम लिमिट्स आर मैंडेटरी, केस हेल्ड इन द केस ऑफ राम सिंह। कोर्ट का अगर डिले है तो वो डिले को डिसरिगार्ड किया जाएगा, हेल्ड इन द केस ऑफ राजकुमार। अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट है तो स्टैंप एक्ट में पेनल्टी लगेगा। रजिस्ट्रेशन में कोई असर नहीं, आप करवा सकते हैं महाली राम। री रजिस्ट्रेशन इज अलाउड इफ द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन वाज मेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स है तो बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 4 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। वसीयत का अगर हम लोग बात करें, उसका रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट बताओ, कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। जब रजिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जाओगे कहां? रजिस्ट्रेशन किस ऑफिस में होगा? रजिस्ट्री जो है वो किस ऑफिस में होगा? सुनो, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या उसका पोर्शन सिचुएटेड है, मान लो बहुत बड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका अगर थोड़ा सा भी पोर्शन या तो पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी एक एरिया में सिचुएटेड है या फिर उसका पोर्शन उस एरिया में सिचुएटेड है, तो उस एरिया का सब रजिस्ट्रार के पास हम लोग को जाकर के रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। समझ गए सर? इमोल प्रॉपर्टी जिस एरिया में सिचुएटेड है या फिर उसका पोर्शन जिस एरिया में सिचुएटेड है, उस एरिया का सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये देखो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो डॉक्यूमेंट से इमोल प्रॉपर्टी बेचा बाची हो रहा है, डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग मतलब लेवा बेची हो रहा है, राइट्स ट्रांसफर हो रहा है, डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमोल प्रॉपर्टी जो मेंशन था वही सेक्शन 17 सेक्शन 1 एंड 2 में। तो उसके लिए क्या बोल रहा है? किसके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा भाई? ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होगा अंडर हुज सब डिस्ट्रिक्ट या तो होल या सम पोर्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। सो रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर हुज सब एरिया यानी सब डिस्ट्रिक्ट आइदर होल और पोर्शन ऑफ द रेलिवेंट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड।
इसके अलावा जो बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया। इसके अलावा जो बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, तो सेम चीज, ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर हु सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। या फिर यहां पर एक और ऑप्शन है, कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार के पास भी आप जा सकते हैं सेम स्टेट में, दूसरा सब रजिस्ट्रार के पास भी जा सकते हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट at which all the persons who are executing the document want the document to be registered। आराम से मान लो से फॉर एग्जांपल प्लेस है कोलकाता, नहीं दिख रहा है, सुनो, प्लेस क्या है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता का सब डिस्ट्रिक्ट 1 में, रिपीट, कोलकाता का सब डिस्ट्रिक्ट 1 में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है एग्जीक्यूट हुआ, तो भाई उसी के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करवा लो। या फिर चलो कोई बात नहीं, कोलकाता बंगाल में है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है, कलकत्ता का जो स्टेट है वो कौन सा, वेस्ट बंगाल। इसके अंदर जितने भी सब रजिस्ट्रार आते हैं, किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्री करवा सकते हो, अगर सारे पर्संस जिन्होंने एग्जीक्यूट किया कॉन्ट्रैक्ट, उन लोग का सबका यही सेम कॉमन कंसेंसस है कि हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट 2 में रजिस्ट्री करवाएंगे, तो सब डिस्ट्रिक्ट 2 में करवा लो। मान लो 2 जनसंख्या और भी, उन लोग दोनों बोल रहे सब डिस्ट्रिक्ट 2, तो सब डिस्ट्रिक्ट 2, लेकिन एक बोल रहा है नहीं यार सब डिस्ट्रिक्ट 2, एक बोल रहा है सब डिस्ट्रिक्ट 3, तब तो फिर कंसेंसस नहीं है, तो फिर जहां पर जिस सब डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। क्लियर है सर? तो आइदर इन द ऑफिस ऑफ, बताओ कहां रजिस्ट्री करवाओगे, आइदर इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर हु सब डिस्ट्रिक्ट, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ ना जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, या फिर उस स्टेट के किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास चले जाओ जहां पर सारे के सारे पार्टीज बोल रहे हैं। कहीं और अगर करवाओगे ये सब एरिया को छोड़ करके तो रजिस्ट्रेशन वैलिड की वॉइड वॉइड। इसका नाम हरेंद्र लाल रॉय चौधरी वर्सेस हरिदासी देवी, हरिदासी देवी, कोई भी एक नाम याद कर लेना, बहुत सारा नाम है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन और करवाओगे तो वॉइड होगा। अच्छा, जो डिक्री और ऑर्डर, कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर इफ यू वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड, तो अगेन सेम चीज, सब रजिस्ट्रार अंडर हुज सब डिस्ट्रिक्ट सच ऑर्डर वाज मेड। ओके। अच्छा, मान लो बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा भी है ना जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं, जैसे विल रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर करवाना है ना तो यही सब एरियाज में करवाना पड़ेगा जो भी हमने बताया, कहीं और करवाओगे तो वॉइड माना जाएगा रजिस्ट्रेशन। ऑप्शनल है ठीक है, लेकिन अगर आपको करवाना ही है तो प्रॉपर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। ये केस का नाम याद कर लेना, किशोर चंद्र सिंह, बस एक तो नाम याद कर लेना, हेल्ड इन द केस ऑफ किशोर चंद्र सिंह दैट इट इज इमटेरियल, फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, अगर आपको प्रेजेंट करना है डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर अनऑथोराइज पर्सन भी प्रेजेंट करेगा तभी भी वॉइड रहेगा, और यहां ये भी बोला गया था कि अगर कहीं दूसरा जगह प्रेजेंट कर दी हो तो भी वो वॉइड रहेगा। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, हु आर द ऑथोराइज्ड पर्संस टू प्रेजेंट, ऑथोराइज्ड पर्संस कौन है, द पर्संस हु आर एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट और क्लेमिंग, मतलब वही एग्जीक्यूटेंट्स। मान लो ए ने बेचा इमोल प्रॉपर्टी बी को, तो ए या फिर बी ही जो है जाकर के रजिस्ट्री करवाएगा, या उन लोग का असाइनी या एजेंट, बट पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा मैंने आपको बताया था। So person executing or claiming under the document or their assignee or agent authorized by power of attorney. Presentation of will, वसीयत, टेस्टेटर मतलब वो होता है जो वसीयत बना रहा है, तो टेस्टेटर या फिर उसके मरने के बाद जो उसका एग्जीक्यूटर है या जो क्लेमेंट्स है वो जाकर के रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टेटर खुद जीते जी या उसके मरने के बाद जो उसके क्लेमेंट से एग्जीक्यूटर है दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, once a document is registered it will be operative not from the date of registration, from the date of execution,
भाई रजिस्ट्रेशन का 4 महीना का टाइम मिला था, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मान लो 4th महीना में रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो क्या उस दिन से वैलिड है? नहीं, पहले से वैलिड है, फ्रॉम बिगनिंग एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अगर नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा? तो आपका डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल माना जाएगा, वो कोई सबूत माना ही नहीं जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, वो डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। So if the document is which is required to be registered but you have not registered, consequences of non registration cannot affect. क्या होगा रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो? It will not affect that immovable property, कोई राइट कॉन्फर नहीं होगा, सबूत के तौर पर अदालत में नहीं माना जाएगा, cannot be treated as evidence। बताओ फटाफट तीन को। It will not affect the immovable property, it will not confer any right and it will not be treated as evidence। यहां तक ये सारा मेन प्रोविजन है। एक बार हम क्विक रिवीजन आपको दे दे रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट जो हमने पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, एक्सेप्शन तो पूरा दिमाग में बैठ चुका था। टाइम लिमिट दिमाग में बैठ चुका है सर, 4 महीना 8 महीना, और यहाँ पर आउटसाइड इंडिया वाला 4 महीना ऑफ इट्स अराइवल। मैंडेटरी है टाइम लिमिट, कोर्ट का अगर डिले है तो वो डिले डिसरिगार्ड किया रहेगा। अनस्टैम्प्ड है, रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेनल्टी स्टैम्प एक्ट में लगेगा। री रजिस्ट्रेशन अलाउड इफ इट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन was presented by unauthorized person। several executants बार बार इश्यू करवाओ 4 महीना के अंदर। विल का टाइम लिमिट कुछ नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एट द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार अंडर हुज सब डिस्ट्रिक्ट either whole or portion of the relevant property situated। in case of other document, office of the sub registrar under whose sub district the document is executed, or office of any other sub registrar in the state government if all the executants agree। और कहीं करवाओगे तो void। डिक्री वाला वही सब रजिस्ट्रार का ऑफिस में वेर इट इज मेड। persons who will present the document for registration, executants or the claimants, assignees, agents having power of attorney। फिर किशोर चंद्र सिंह में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ऑप्शन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनऑथोराइज पर्सन अगर करेगा तो वॉइड, और गलत जगह करोगे तो भी वॉइड। विल टेस्टेटर या फिर उसके मरने के बाद भी रजिस्ट्रेशन जो है करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल बी ऑपरेटिव नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट फ्रॉम द बिगनिंग। नॉन रजिस्ट्रेशन है तो इट कैन नॉट अफेक्ट दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, कन्फर्स नो राइट, नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस। अब यहां से जो चालू हो रहा है ना, मिसलेनियस प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है। मिसलेनियस प्रोविजंस मतलब ये उतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहता, पेपर अगर टफ आया तो जरूर आएगा, पढ़ना है भाई। देखो ज्यादा बाकी नहीं है, 2 पन्ना और होगा। जस्ट 2 पेजेस, कम ऑन, पंप अप योरसेल्फ। प्रोसीजरल पार्ट है, देख लो। प्रोसीजर ऑन एडमिशन टू रजिस्ट्रेशन। देखो जब रजिस्ट्री होगा ना तो डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या रहेगा सर? साइन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो वही सब अपने पढ़ रहे हैं। देखो कंसिडरेशन का अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। देखो आओ देखो, on every document which is admitted by the sub registrar for registration other than the copy of decree order। कोर्ट का डिक्री ऑर्डर के ऊपर थोड़ी ना छेड़छाड़ करोगे। सो प्रोसीजर ऑन एडमिशन to registration, on every document which is admitted to registration the document shall contain, जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री होना है उस डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा? सिग्नेचर एंड डिटेल्स, एडिशन मतलब डिटेल्स, नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सिग्नेचर एंड डिटेल्स ऑफ एवरी पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल है, साइन रहेगा, डिटेल्स रहेगा ऑफ एवरी पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। फिर विटनेस लोग का भी साइन रहेगा। देखो सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन्ड इन रेफरेंस टू सच डॉक्यूमेंट। एग्जामिन्ड मतलब क्या है? विटनेस। सिग्नेचर एंड एडिशन, एडिशन मतलब नेम डिटेल्स वगैरह। सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स, सिग्नेचर एंड एडिशंस ऑफ विटनेसेस। पेमेंट ऑफ मनी इन प्रेजेंस ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है तो उसके सामने भी पेमेंट ऑफ मनी होता है, जो ड्राफ्ट से दिया जाता है जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसका जिक्र। सो पेमेंट ऑफ मनी इन प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर। अगर कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो
एडमिट करने से मना कर दिया, इफ एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट रिफ्यूजेस टू इंडोर्स द सेम, कुछ बातों से वो मना कर दिया, मुकर गया, रेजिस्ट्रिंग ऑफिसर मजा के बाद फिर भी रजिस्टर कर देगा, लेकिन ये बात लिख देगा कि ही हैज नॉट इंडोर्स सच थिंग. So if any person admitting the execution of such document refuses to endorse the same, registering officer shall nevertheless register it but endorse a note of such refusal. रजिस्ट्री के वक्त उसको बोला गया कि भाई ये डिटेल दो, वो पर्टिकुलर डिटेल नहीं दिया, हो सकता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रजिस्टर कर दे बट एक नोट ऑफ रिफ्यूजल जरूर लिख देगा. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस है. इट्स अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड. प्राइमा फेसी मतलब अगर आप उल्टा नहीं साबित कर सके तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड माना जाएगा. अब अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी है तो आप साबित करिए फर्जी है, नहीं तो ये रहा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये एक एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है, तो आप इसका कॉन्ट्ररी अगर प्रूव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये एविडेंस है. अब देखो एक क्वेश्चन है, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड. जमीन का जो रजिस्ट्री होता है ना उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, ये इन लोग का इंटरनल काम होता है, रजिस्ट्रार लोग का इंटरनल काम होता है. देखो क्या काम करता है इन लोग, बहुत सिंपल है, ऐसे खाली रीड कर लेना, फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर दे रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं है, एकदम क्लरिकल वर्क है. जो रजिस्ट्रार है, जब जमीन का रजिस्ट्री हो गया उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, सुनो, रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी, रजिस्ट्रार शैल फॉरवर्ड मेमोरेंडम ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू सब रजिस्ट्रार्स. मान लो मैं रजिस्ट्रार हूं, जमीन का रजिस्ट्री हुआ, जमीन का रजिस्ट्री हो गया, मैं रजिस्ट्रार हूं, मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसका कॉपी उन सब रजिस्ट्रार्स को भेजूंगा जिनके एरिया में वो जमीन या उसका कुछ पोर्शन सिचुएटेड है, उन सब रजिस्ट्रार्स को मैं कॉपी भेजूंगा. रजिस्ट्रार शैल फॉरवर्ड मेमोरेंडम ऑफ सच डॉक्यूमेंट टू सब रजिस्ट्रार्स इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ताकि उन लोग भी रिकॉर्ड कर सके, सब रजिस्ट्रार लोग भी, कि हाँ इसका रजिस्ट्री हो गया इस नाम पर. रजिस्ट्रार और क्या करेगा, रजिस्ट्रार इस डॉक्यूमेंट का कॉपी मैप वगैरह के साथ बाद बाकी रजिस्ट्रार लोग को भी भेजेगा जिनके डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी पार्ट इस प्रॉपर्टी का सिचुएटेड. रजिस्ट्रार अपने सब रजिस्ट्रार लोग को भेज दिया जिनके सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी का पार्ट सिचुएटेड है, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को भेज दिया जिनके डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी का पार्ट सिचुएटेड है. रजिस्ट्रार बाद बाकी रजिस्ट्रार लोग को भी भेज देगा, हो सकता है बड़ा इमोल प्रॉपर्टी हो या दो चार रजिस्ट्रार का जुरिसडिक्शन हो, तो हम बाद बाकी रजिस्ट्रार लोग को भी भेज देंगे जिनके एरिया में प्रॉपर्टी का कुछ भी पोर्शन सिचुएटेड है. अब वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो अपने सब रजिस्ट्रार लोग को भेजेगा. रजिस्ट्रार सबसे पहला अपना सब रजिस्ट्रार लोग को भेज दिया, बाद बाकी रजिस्ट्रार लोग को भेज दिया जिनके एरिया में, जिनके डिस्ट्रिक्ट में पोर्शन सिचुएटेड है. अब वो बाद बाकी रजिस्ट्रार लोग अपने सब रजिस्ट्रार लोग को भेजेंगे. सच रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग सच कॉपी, अपना बुक नंबर 1 होता है, नाम याद कर लेना, बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड करेंगे एंड फॉलो स्टेप 1. स्टेप 1 मतलब अपने सब रजिस्ट्रार को भेजेंगे जिनके सब डिस्ट्रिक्ट में पोर्शन सिचुएटेड है. और फिर सारे के सारे सब रजिस्ट्रार, मेरे जो सब रजिस्ट्रार हैं, किसी और रजिस्ट्रार को जिसको मैंने भेजा उनके जो सब रजिस्ट्रार हैं, वो सारे के सब रजिस्ट्रार बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड करेंगे. रजिस्ट्रार लोग भी बुक 1 में रिकॉर्ड करेगा, बाद बाकी सब रजिस्ट्रार लोग भी बुक 1 में रिकॉर्ड करेगा. क्लियर है सर. मान लो कोई सब रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना कर दिया प्रॉपर्टी, सब रजिस्ट्रार अगर रजिस्टर करने से मना कर दिया प्रॉपर्टी तो कोई रीजन होगा, वो रीजन बुक नंबर 2 में रिकॉर्ड करेगा और डॉक्यूमेंट में लिख देगा नॉट रजिस्टर्ड. shall record his reason in book number 2 and endorse the word, लिख देगा वर्ड registration refused मतलब not registered on the document. ठीक है. अब जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसको लग रहा है नहीं रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए था, तो भाई अपील कर, सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया. जिस दिन सब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया और बता दिया रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज, वहां से 30 डेज के अंदर यू कैन अपील टू रजिस्ट्रार. और रजिस्ट्रार का भी अगर ऑर्डर आ गया कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज, तो वहां से 30 डेज के अंदर सिविल कोर्ट में अपील कर दो, उस सिविल कोर्ट में जिस जुरिसडिक्शन में वो रजिस्ट्रार. मक्खन सर, सब रजिस्ट्रार ने मना किया तो वहां से 30 डेज के अंदर जाओगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार जब मना कर देगा वहां से 30 डेज के अंदर उस सिविल कोर्ट के पास जाओगे जिस सिविल कोर्ट के अंदर वो रजिस्ट्रार सिचुएटेड है.
अपील बाय एग्री पार्टी कैन बी मेड टू, सबसे पहले तो रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम रिफ्यूजल ऑर्डर, रजिस्ट्रार ऑर्डर रिवर्स कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। रजिस्ट्रार भी मना कर दिया तो 30 डेज के अंदर किसके पास जाओगे, सिविल कोर्ट विद इन हिज जुरिसडिक्शन, द ऑफिस इन विच सच डॉक्यूमेंट इज sought to be registered, मतलब वही उन लोग का ऑफिस, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार का ऑफिस। फिर ये जो है ना एग्जेम्पशंस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट के साथ जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट का एग्जेम्पशन रहता है। ये 4 नाम याद कर लेना। ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हम लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं या हम लोग गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, वेदर ट्रांसफर इज मेड बाय गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब इन लोग के ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एप्लीकेबल नहीं है। देख लो एक बार, डॉक्यूमेंट इशूड या फिर रिसीव्ड बाय एनी ऑफिसर इन सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो ये सब जनरली गांव वगैरह में होता है, जब लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट हो रहा है तो ऑफिसर लोग, जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900 एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे मैप्स वगैरह भी अगर भाई गवर्नमेंट ऑफिसर लोग इशू कर रहे हैं इन सर्वे ऑफ लैंड, मान लो एक गांव में बहुत झगड़ा कर चल रहा था जमीन को लेकर के, तो वहां का पंचायत ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट आकर के लैंड का सर्वे करके सबको बताया कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, तो ये सब का रजिस्ट्रेशन एक्ट से कोई संबंध नहीं है। तो बताओ क्या क्या, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट issued or received by officer who is engaged in making settlement of land revenue, ठीक है, जमींदार लोग के साथ सेटलमेंट चल रहा है या फिर लैंड का क्या चल रहा है, सर्वे, तभी भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट ना पीरियोडिकली फाइल करना पड़ता है रेवेन्यू ऑफिसर लोग को, तो डॉक्यूमेंट्स अगर हर साल फाइल कर रहे हैं, मान लो मेरे को जमीन का रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर को हर साल फाइल करना है, मेरा जमीन है उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफिसर को हर साल फाइल करना है, तो क्या हर साल रजिस्ट्रेशन करवाते फिरेंगे क्या? तो डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर पीरियोडिकली फाइल्ड विद द रेवेन्यू ऑफिसर, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और ग्रांट ऑफ लैंड तो हम लोग पहली बात कर चुके थे, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। किसके ऊपर? ग्रांट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट 4 to 5 मार्क का चैप्टर है। आई होप आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा, ठीक है, बहुत फास्ट इसलिए हो गया, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन तो है ही, उसके अलावा ये वंडरफुल नोट्स के कारण, ठीक है, तो इसलिए आपका बहुत फास्ट हो गया, बट ट्रस्ट में आपको पूरा चैप्टर याद हो गया होगा। वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा तो रिवीजन का भी दरकार नहीं रहेगा, साथ साथ ही रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय।